शेयर मार्केट में जब किसी भी कंपनी के शेयर में बायर ज़्यादा आ जाएगा तो उस कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल में हमेशा सेलर की संख्या बढ़ जाती है और सेलर की संख्या बढ़ जाती है यानी कि इस शेयर में 100 रुपीज़ वाला जो जोन है, इस जोन में बायर हावी हो रहा है तो इसके बाद शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझे बिना आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझ सकते। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल बारीकी से सीख जाते हो ना, तो आप शेयर मार्केट में पहले ही अनुमान लगा पाओगे, पहले ही प्रेडिक्ट कर पाओगे कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर शेयर का प्राइस नीचे आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का आज का हमारा सेकेंड क्लास होने वाला है। अगर आपने इस सीरीज का क्लास 1 को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले हमारा क्लास 1 को देख लो, तो ही आप टेक्निकल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप सीख पाओगे। क्लास 1 वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हम इस वीडियो में सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल बारीकी से समझना है ना, तो उससे पहले आपको डिमांड और सप्लाई का जो खेल होता है उसको थोड़ा समझना होगा। तो क्या होता है डिमांड, क्या होता है सप्लाई, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस दुनिया में जब किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है ना, तो उस चीज़ का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और इस दुनिया में जब किसी चीज़ का डिमांड कम हो जाता है तो उस चीज़ का प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब शादियों का सीजन आता है तो शादियों का सीजन में गोल्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि शादियों का सीजन में गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ता है इसीलिए गोल्ड का प्राइस भी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब शादियों का सीजन नहीं रहता तो गोल्ड का प्राइस भी एक लिमिट में रहता है, क्योंकि उस वक्त गोल्ड का जो डिमांड है वो भी लिमिट में रहता है। तो समझ में आया कि किसी भी चीज़ का जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ का जब डिमांड कमता है तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इतना बात क्लियर है? अच्छा, सेम यही कहानी होता है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में भी जब किसी कंपनी का शेयर का डिमांड बढ़ जाता है ना, तो उस कंपनी के शेयर का जो प्राइस रहता है वो भी बढ़ने लगता है। उसी तरह शेयर मार्केट में जब किसी कंपनी के शेयर का डिमांड कम हो जाता है तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिरने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शेयर मार्केट में जब किसी कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ता है तो शेयर का प्राइस भी भागता है। शेयर मार्केट में जब किसी कंपनी का शेयर का डिमांड कम हो जाता है तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिरने लगता है। इतना बात क्लियर है? अब देखिए, ये जो शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है ये क्रिएट कौन करता है? शेयर मार्केट में ये जो डिमांड है, ये सप्लाई है, ये क्रिएट कौन करता है? ये क्रिएट करता है, डिमांड क्रिएट करता है बायर, ध्यान से समझना, और सप्लाई क्रिएट करता है सेलर। ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझे बिना आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझ सकते। तो शेयर मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है बायर, सप्लाई क्रिएट करता है सेलर। अब ये बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बायर वो होता है जो शेयर को बाई करता है। सिंपल भाषा में बायर वो होता है जो शेयर मार्केट में शेयर को बाई करता है। सेलर वो होता है जो शेयर मार्केट में शेयर को बेच देता है, यानी कि सेल करता है। बायर यानी कि शेयर को बाई करता है, सेलर यानी कि शेयर को सेल करता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि शेयर मार्केट में जब किसी भी कंपनी के शेयर में बायर ज़्यादा आ जाएगा तो उस कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। उसी तरह शेयर मार्केट में जब किसी भी कंपनी के शेयर में सेलर ज़्यादा आ जाएगा तो सेलर अगर बेचेगा शेयर को तो उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो उस कंपनी के शेयरों का प्राइस भी गिर जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है। अगर किसी कंपनी के शेयर में बायर ज़्यादा आ जाता है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। उसी तरह किसी कंपनी के शेयर में अगर सेलर ज़्यादा आ जाएगा तो सेलर अगर शेयर को सेल करेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो शेयर का प्राइस भी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है?
आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। इसके अलावा अगर आप भी ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो हमने ट्रेडिंग के ऊपर एक फ्री कोर्स बनाया है। उस कोर्स को देखने के बाद आप ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो से सीख जाओगे। अगर आपको उस ट्रेडिंग का फ्री कोर्स को देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक रूम में खड़ा हूँ, तो मान लीजिए कि अगर अभी मेरे पास एक टेनिस बॉल होता और उस बॉल को अगर मैं ऊपर तक उछालता तो वो बॉल ऊपर कहाँ तक जाता। अब आप बोलोगे कि सर वो बॉल ऊपर छत तक जाता, छत से टकरा के फिर नीचे आ जाता, ठीक है, राइट। उसी तरह अगर उस टेनिस बॉल को मैं नीचे मारता तो वो बॉल नीचे कहाँ तक जाता। अब आप बोलोगे कि सर वो ज़मीन तक जाता, राइट। अगर मैं बॉल को उछालूँ तो छत तक जाएगा और बॉल को नीचे फेंकूँ तो ज़मीन तक जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो बॉल का जो ज़मीन का हिस्सा है ना, वो ज़मीन का हिस्सा उस बॉल के लिए क्या बना, सपोर्ट बन गया। और बॉल को जब मैं उछालता तो ऊपर छत से टकरा कर बॉल नीचे आएगा ना, तो छत का जो हिस्सा हो गया वो बॉल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि एक बॉल को अगर मैं ऊपर तक उछालूँ तो ये जो छत है ये उसका रेजिस्टेंस बन गया, और इस बॉल को अगर मैं ज़मीन तक फेंकूँ तो ये जो ज़मीन है ये उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लेते हैं शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है। मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, उसके बाद 100 से उस कंपनी का शेयर का प्राइस 120 तक चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर मान लेते हैं उस कंपनी के शेयर का प्राइस फिर 100 रुपीज़ आ गया। उसके बाद फिर मान लेते हैं वो कंपनी के शेयर का प्राइस 120 तक चला गया, ठीक है। उसके बाद जब 120 के बाद फिर शेयर का प्राइस मान लेते हैं 100 तक आएगा ना, तो यहाँ पे जितना भी शेयर मार्केट में बायर है, बायर मैंने समझाया था ना, बायर कौन होता है, यानी कि जो शेयर मार्केट में शेयर को बाई करता है। तो इस पोजीशन में जब तीसरी बार 100 रुपीज़ तक इस शेयर का प्राइस आएगा तो यहाँ पे जितना भी बायर है ना वो एक्टिव हो जाएगा। बायर को ये लगेगा कि पहले भी 100 रुपीज़ जब आया था तो शेयर का प्राइस ऊपर गया, उससे पहले भी 100 रुपीज़ में आया था जब शेयर का प्राइस तब ऊपर गया था, तीसरी बार जब 100 रुपीज़ में आएगा ना तो बायर को लगेगा कि यहाँ पे जितना भी बायर है वो हावी हो रहा है, यानी कि इस शेयर में 100 रुपीज़ वाला जो जोन है इस जोन में बायर हावी हो रहा है। तो इसके बाद शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं 120 तक फिर अगेन पहुंच गया, तो फिर 120 तक जब पहुंच जाएगा ना तो यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हो जाएगा। क्यों सेलर एक्टिव हो जाएगा? क्योंकि पहले वाला केस में भी जब 120 तक शेयर का प्राइस गया था तो 120 जाने के बाद शेयर का प्राइस गिरने लगा। उससे पहले वाला केस में भी जब 120 तक शेयर का प्राइस गया था तो 120 तक जाने के बाद शेयर का प्राइस गिरने लगेगा। तो तीसरी बार जब 120 सेम उसी लेवल पर शेयर का प्राइस जाएगा तो वहाँ पे सेलर को लगेगा कि ये वाला जोन में आने के बाद इस शेयर में सेलर एक्टिव हो जा रहा है, इसीलिए इस 120 वाला जोन के बाद सेलर एक्टिव हो जाएगा, फिर वो शेयर का प्राइस वहाँ से गिरने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जहाँ पे सेलर एक्टिव होता है उस जोन को बोला जाता है रेजिस्टेंस, और जहाँ पे बायर एक्टिव होता है उस जोन को बोला जाता है सपोर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे इस वाला लेवल पे बायर एक्टिव हो रहा है, इसीलिए इस लेवल को बोला जाएगा सपोर्ट का जोन, और इस वाला लेवल पे सेलर एक्टिव हो रहा है और इस लेवल को बोला जाएगा रेजिस्टेंस का जोन। समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बारीकी से समझा पाऊँ। शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ था, 100 से 120 गया, फिर 100 आया, फिर 120 गया। उसके बाद तीसरी बार जब 100 तक गया तो यहाँ पर जितना भी बायर था वो एक्टिव हो गया, और बायर एक्टिव हो जाएगा तो शेयर को बाई करेगा, तो शेयर को बाई करके फिर ऊपर गया। फिर 120 का जब नज़दीक आया तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया। सेलर को लगा कि पिछली बार भी 120 तक गया था तो शेयर का प्राइस गिरा था, उससे पहले भी 120 तक गया था तो शेयर का प्राइस गिरा था। तीसरी बार जब 120 तक जाएगा तो सेलर एक्टिव हो जाएगा, सेलर एक्टिव हो जाएगा तो शेयर को बेचेगा, शेयर को बेचेगा तो शेयर का प्राइस गिरेगा, तो शेयर का प्राइस यहाँ पे सपोर्ट तक आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई आप लोगों को सिखाया था थोड़ी देर पहले वो अब आपका काम देगा। मैंने क्या बोला था कि डिमांड का मतलब उस शेयर में बायर का संख्या बढ़ गया है, सप्लाई का मतलब उस शेयर में सेलर का संख्या बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब जब 100 रुपीज़ पर ये शेयर टकरा रहा है तब तब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ भी 100 रुपीज़ था, शेयर का प्राइस बढ़ गया, फिर 100 रुपीज़ में आया, फिर शेयर का प्राइस बढ़ गया, फिर 100 रुपीज़ में आया, शेयर का प्राइस बढ़ गया। यानी कि जो 100 रुपीज़ का लेवल है ये डिमांड का लेवल है,
डिमांड का लेवल है, और डिमांड बढ़ता है यानी कि वहाँ पे बायर आ जाता है, और बायर आता है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। मैंने आपको बोला था ना कि बायर अगर बढ़ जाएगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो ये डिमांड जोन में बायर आ जाता है, बायर आ जाता है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। उसके अपोजिट 120 वाला लेवल पे जब भी शेयर का प्राइस जाता है तो वहाँ से गिर जाता है, यहाँ भी गिरा, फिर 120 गया गिरा, फिर 120 गया गिरा। यानी कि ये जो जोन हो गया, ये जोन हो गया सप्लाई का जोन, और सप्लाई यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए सेलर का संख्या बढ़ रहा है, और सेलर का संख्या बढ़ने से क्या होगा, उस शेयर का प्राइस भी गिरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुल मिलाकर इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि शेयर मार्केट में जब किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस जब बार बार एक ही लेवल पे जाने के बाद वहाँ से गिरने लगता है तो उस लेवल को बोला जाता है रेजिस्टेंस का लेवल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, शेयर का प्राइस इस लेवल पे गया, फिर यहाँ से गिरने लगा, फिर दोबारा से इस लेवल पे गया, फिर यहीं से गिरने लगा, फिर तीसरी बार इस लेवल पे गया, फिर यहाँ से गिरने लगा, चौथी बार इस लेवल पे गया, यहाँ से गिरने लगा। बार बार एक लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस जब गिरता है तो उस लेवल को बोला जाता है रेजिस्टेंस का लेवल। उस लेवल को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस का लेवल। उसी तरह जब शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस एक लेवल पे जाने के बाद जब वहाँ से शेयर का प्राइस बार बार बढ़ने लगता है तो उस लेवल को बोला जाएगा सपोर्ट का लेवल। जैसे कि इस लेवल पे जब शेयर का प्राइस था तो यहीं से बढ़ने लगा, फिर दोबारा उस लेवल पे शेयर का प्राइस गया, यहीं से बढ़ने लगा, तीसरी बार उस लेवल पे गया, बढ़ने लगा, चौथी बार उस लेवल पे गया, बढ़ने लगा। तो इस जोन को बोला जाएगा सपोर्ट का लेवल। सपोर्ट का लेवल, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट वाले जोन पे बायर एक्टिव होता है यानी कि बायर की संख्या बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस वाले जोन में सेलर की संख्या बढ़ जाती है। जब कोई भी कंपनी का शेयर का रेजिस्टेंस वाला लेवल को टच करता है तो वहाँ पे सेलर की संख्या बढ़ जाती है, और कोई भी कंपनी का शेयर जब सपोर्ट वाला जोन को टच करता है तो वहाँ पे बायर की संख्या बढ़ जाती है। और डेफिनेटली बायर की संख्या बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। उसी तरह सेलर की संख्या बढ़ जाएगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो शेयर का प्राइस गिरने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि रियल मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे हमने रेंडमली एक कंपनी के शेयर के चार्ट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल पे जाने के बाद इस शेयर का प्राइस बार बार वहाँ से गिर रहा है। इस लेवल पे जाने के बाद इस शेयर का प्राइस बार बार वहाँ से गिर रहा है। तो ये जो लेवल बन गया, ये लेवल इस शेयर का रेजिस्टेंस का लेवल बन गया, क्योंकि किसी भी लेवल पे जाने के बाद जब वहाँ से शेयर का प्राइस बार बार गिरता है तो उस लेवल को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस का लेवल। उसी तरह ये वाला जोन पे आने के बाद इस शेयर का प्राइस बार बार वहाँ से बढ़ रहा है। तो बार बार अगर किसी जोन पे आने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उस जोन को क्या बोला जाएगा, सपोर्ट का जोन। तो ये वाला हो गया सपोर्ट लेवल और ये वाला हो गया इस शेयर का रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल में हमेशा सेलर की संख्या बढ़ जाती है, और सेलर की संख्या बढ़ जाती है इसलिए रेजिस्टेंस लेवल के बाद शेयर का प्राइस गिरता है। और सपोर्ट वाला लेवल पे हमेशा बायर की संख्या बढ़ जाती है, और बायर की संख्या बढ़ जाती है इसलिए सपोर्ट वाला लेवल के बाद वहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। समझ गए बात? अब आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी टाइप का टॉपिक को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये तो गया ट्रेडिंग का बात। अगर आप इन्वेस्टिंग को भी सीखना चाहते हो कि कैसे इन्वेस्टिंग करके आप शेयर मार्केट में अपना करियर बना सकते हो, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे।